हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म लोकेश राहुल अकेडमी। और आज क्लास टेंथ चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल, जो कि मोस्ट ऑफ द टीचर्स आपको नहीं पढ़ाते हैं, स्किप करा करके अगले चैप्टर पर आपका जंप कर जाते हैं। ज़्यादातर टीचर आपको इस टॉपिक को नहीं पढ़ाते और ज़्यादातर बच्चे, मैं बताता हूँ कि इस टॉपिक के अंदर आपको ज़्यादा मोस्टली बता रहा हूँ मैं आपको, मोस्टली बच्चे इस टॉपिक के अंदर वीक मिलेंगे आपको मोस्टली, क्योंकि इस टॉपिक को टीचर्स अच्छे तरीके से पढ़ाते भी नहीं और बच्चे को समझ में भी नहीं आता है, क्योंकि जब वो पढ़ाएंगे अच्छे तरीके से नहीं तो समझ में कहाँ से आ जाएगा उनके। ठीक है, तो ऐसा आपके साथ बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से इतनी क्रिस्टल क्लियर करके समझाया हुआ है कि अगर आप एक एक बार वीडियोस को देख लेते हो ना और फिर प्रैक्टिस कर लेते हो क्वेश्चंस की, तो आपको कोई भी डाउट नहीं आने वाला। आई एम डेम श्योर, पक्का श्योर हूँ मैं कि आपको कोई भी डाउट नहीं आने वाला है। तो आज है हमारी एक्सरसाइज 3.6.3। इसके दो पार्ट्स बनेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2, क्योंकि पहले पार्ट के अंदर कुछ क्वेश्चन है और कुछ थ्योरी है जो आपको मुझे समझानी है, क्योंकि बिना थ्योरी के आपके समझ में नहीं आते हैं। क्योंकि मैं हर एक चैप्टर को चालू करता हूँ, उससे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको थ्योरी को जरूर समझाता हूँ कि उसकी थ्योरी क्या है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या है, क्या कहना चाहता है वो चैप्टर। तो पहला जो कहना चाहता है वो है त्रिभुज की समरूपता। समरूपता मतलब सिमिलैरिटी। त्रिभुज की समरूपता। ठीक है, ये सभी चीजें मैं आपको समझा चुका हूँ कि समरूपता किसे कहते हैं, सर्वांग समता किसे कहते हैं। अगर जो इस वीडियो पर पहली बार आया है तो प्लीज वो वीडियो जाकर, प्रीवियस वीडियो जाकर देख ले, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगी और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे कि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो ढूंढने में वीडियोज़ को, और आपको और अच्छे से समझ में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम समझने वाले हैं त्रिभुज की समरूपता के बारे में कि जब त्रिभुज दिए हो हमारे पास ट्रायंगल्स दिए हुए हों, दो ट्रायंगल्स दिए हैं, एक और दो, ये है आपका ए बी और सी, ये है आपका डी ई और एफ। ये दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, तो इन दोनों ट्रायंगल्स को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करें कि ये दोनों समरूप होंगे, समरूपता होगी या नहीं होगी, सिमिलैरिटी इसके अंदर होगी इन दोनों त्रिभुज के अंदर की नहीं होगी। तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई किस तरीके से करते हैं, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने की हमारी तीन स्टेप्स हैं। ठीक है, वो तीन स्टेप्स क्या क्या हैं उनको समझते हैं हम। ठीक है ना, तो ये है थ्योरम नंबर 6.3। थ्योरम नंबर 6.3। 6.3 थ्योरम आपकी क्या कहती है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों। अब मैं दो त्रिभुज बना लेता हूं पहले, उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि क्या कहना चाहता हूं मैं। ठीक है, ठीक है, ये दो त्रिभुज हैं मेरे। ठीक है, दो ट्रायंगल्स मैंने बना लिए हैं, आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। दो ट्रायंगल्स मैंने बना लिए हैं, एक का नाम दे देता हूं मैं ए बी सी, एक का नाम दे देता हूं डी ई एफ। दोनों एक एक जैसे तरीके के हैं, पर एक साइज में बड़ा है, एक साइज में छोटा है। तो पहली जो थ्योरम कहती है, थ्योरम नंबर 6.3, वो क्या कहती है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों, यानी कि पूरे कुल मिलाकर हम कहें कि
जो थ्योरम हमारी कहना चाहती है वो कहती है कि ए और ए यानी कोण कोण और कोण बाई थ्योरम ए, इसका नाम ए दे सकते हो आप यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों। संगत कोण का मतलब ए वाला इधर का ये वाला कोण है तो इसके संगत ये वाला कोण, ये आपस में बराबर हों। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं इसका, एक मिनट, रेड कलर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा दिखेगा इसके अंदर। ठीक है, ये इसके इक्वल हो और ये इस वाले के इक्वल हो। ठीक है, यदि तीनों संगत कोण आपस में बराबर हैं, तीनों संगत कोण आपस में बराबर हैं, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया एक 40 का, एक ये 40 का, ये 60 का, ये भी 60 का, और ये 80 का, और ये भी 80 का। तीनों कोण आपस में कैसे हैं? तीनों कोण आपस में बराबर हैं। तो यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं तो उनकी भुजाएं, उनकी संगत भुजाएं, अब संगत भुजाएं बात की जाएंगी। जैसे कि इधर वाली भुजा अगर मैं ए भी लेता हूं तो इधर वाली लेनी पड़ेगी मुझे डी डी ई। इधर वाली भुजा अगर मैं ए ई लेता हूं, इधर वाली लेनी पड़ेगी मुझे डी एफ, और इधर वाली अगर मैं बी सी लेता हूं तो ये लेनी पड़ेगी मुझे ई एफ। इसे कहते हैं संगत भुजाएं, और ये आपस में भुजाओं का अनुपात बराबर होगा कब? जब इन तीनों के कोण आपस में बराबर होंगे, इन तीनों के संगत कोण आपस में बराबर होंगे, तब हम कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज डी ई एफ के। तब ये कहा जाएगा कि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर होगा त्रिभुज डी ई एफ के। तो ये थ्योरम 6.1 ये कहती है, इसे कहते हैं भुजा कोण कोण कोण, ट्रिपल ए, कोण कोण कोण, यानी तीनों कोण आपस में बराबर हैं। तब हम कहेंगे कि तीनों कोण जब आपस में बराबर हैं तथा उनकी संगत भुजाएं कोण अनुपात ही आपस में बराबर हैं, तब हम कहेंगे कि ये त्रिभुज आपस में समरूप कहलाते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। 6.3 थ्योरम आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट थ्योरम पर चलते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है हमारी 6.4। अब 6.4 में देखते हैं क्या है। ठीक है, देखिए 6.4 थ्योरम क्या कहती है? यदि दो त्रिभुज, इस थ्योरम का नाम हम शॉर्ट में कहें तो एस एस एस, यानी कि भुजा भुजा और भुजा। पहली वाली थी जिसमें कोण आपस में, सभी कोण आपस में बराबर थे। इस वाली में भुजा भुजा है, इसका मतलब इनमें भुजाओं का रेशियो हमको देखना होगा। ठीक है, देखिए थ्योरम, पहले इसका नाम दे देता हूँ, ए बी सी डी ई एफ। थ्योरम कह रही है यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरी त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, यानी कि इनका अगर भुजाओं का रेशियो इक्वल आ जाए, इन भुजाओं का रेशियो अगर इक्वल आ जाता है तो हम कहेंगे कि इनके संगत कोण भी आपस में बराबर होंगे। यानी देखिए आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए कि थ्योरम 6.3 और थ्योरम 6.4 एक दूसरे के रिवर्सिबल प्रोसीजर हैं। देखिए मैंने पहली जो थ्योरम में कहा था वो क्या कहा था कि अगर कोण आपस में बराबर हैं, संगत कोण, तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर ही होगा। कब? जब कोण आपस में बराबर हैं। अब ये कह रहा है कि जो क्या था वो कोण 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 से था, कोण 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 वाला था। इसका मतलब तीनों कोण आपस में बराबर हैं तो भुजाओं भी एक दूसरे के समान अनुपात में बराबर होंगी। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि जब भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो ऑब्वियसली इनके कोण भी आपस में बराबर ही होंगे, क्योंकि इसका और इसका रिवर्स प्रोसीजर है। तो अगर मैं भुजाओं का अनुपात लगाता हूं तो क्या लगाऊंगा? ए बी अपॉन डी ई, ए सी अपॉन डी एफ, और बी सी अपॉन ई एफ। ये है आपके भुजाओं का अनुपात। अगर भुजाओं का अनुपात बराबर है तो आपके कोण भी बराबर होंगे। कोण ए बराबर होगा कोण डी के, कोण बी बराबर होगा कोण सी के, कोण ई बराबर होगा कोण एफ के। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बात करता हूं कि ये है 8, ये है 4, ठीक है, और ये है आपकी 16, ये है आपकी 32, ये है आपकी 24, ये है आपकी 48। अब आप उनके भुजाओं का रेशियो लगाइए। तो भुजाओं का जब मैं रेशियो लगाता हूं तो मुझे मिलेगा 8/4, 16/4, एक मिनट, 16/32 मिलेगा शायद, ये वाला ए ई
ए बी अपॉन डी ई हो गया, ए सी 32 नहीं आना चाहिए था इधर, 1 मिनट, कितना आना चाहिए था, 4 दूनी 8, तो 1 मिनट रुकना जरा। देखिए अब ठीक है, अब मैंने इनके सभी के रेशियोज बनाए, अब देख लीजिए अब ये ठीक है। तो मैंने इन सभी के रेशियोज बनाए, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 24 दूनी 48, यानी तीनों रेशियोज आपस में बराबर आए, तो इसका मतलब इनके तीनों कोण भी आपस में बराबर ही होंगे। और जब तो तीनों भुजाओं के अनुपात बराबर हैं, तीनों कोण भी आपस में बराबर हैं, तो हम कह देंगे कि ए बी सी सिमिलर होगा डी ई एफ के। किस थ्योरम से? थ्योरम नंबर 6.4 से, या इसका मतलब भुजा 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 से। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गई होगी भुजा 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 क्या होती है। भुजा 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 होती है कि तीनों भुजाओं का अनुपात जब बराबर हो। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब है थ्योरम नंबर 6.5। यदि एक त्रिभुज का एक कोण, इसको भी देखते हैं ये क्या कहती है। ठीक है, चलिए, यदि एक त्रिभुज का एक कोण, यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, यानी एक कोण बराबर हो। ठीक है, तो पहले एक कोण बराबर कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये 60 है और ये भी इसका 60 डिग्री है। ठीक है, तथा बराबर हो, तथा इन कोणों के अंतर्गत आने वाली भुजाएं, इन कोणों के इन कोणों के अंतर्गत एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर कर दिया। मान लेते हैं ये ए बी और सी है, ये डी ई और एफ है। मैं आपको थ्योरम्स को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इतनी अच्छे तरीके से कि आपके इनको रटना ना पड़े। ठीक है, पहली थी आपकी, चलिए बाद में बात करेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। यदि एक त्रिभुज एक का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, तो कोण बराबर कर दिया। तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजा कौन सी है? ए बी और ए सी, और ये है डी ई और डी एफ। तो इनको अंतर्गत करने वाली भुजाएं हैं ये डी ई और डी एफ। ठीक है, तो ए बी और ए सी, डी ई और डी एफ, इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, यानी ये कोण किन दो भुजाओं से मिलकर बना है? ए बी और ए सी से मिला है, डी ई और डी एफ से मिला है। करने वाली भुजाएं समानुपाती हो, यानी कि एक तो कोण बराबर हो जाए और इन दोनों भुजाओं का रेशियो भी बराबर हो जाए। ए बी और डी ई का रेशियो ए सी और डी एफ के रेशियो के, ये बराबर हो ना हो इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे अगर ये तीन केसेस बनते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक कोण दो भुजा, एस ए एस, एस ए एस, भुजा कोण भुजा, एस ए एस। तो थ्योरम प्रॉपर्टी एस ए एस से त्रिभुज ए बी सी सिमिलर होंगे डी ई एफ के, बाई कौन से के? एस ए एस से। किससे? एस ए एस से। अब कैसे होंगे कि एक कोण बराबर हो जाए और उन्हीं से मिलकर बनने वाली जो भुजाएं हैं, उन्हीं से मिलकर जो बन रही हैं भुजाएं, उन जो कोण बना हुआ है उन कोण कौन सी भुजाओं से मिलकर बन रहा है? ए बी और ए सी से और डी ई और डी एफ से। अगर इन दोनों का रेशियो और कोण आपस में बराबर है, तब हम कहेंगे थ्योरम नंबर 6.5 से, यानी कि एस ए एस से, यानी कि भुजा कोण भुजा से त्रिभुज दोनों एक दूसरे के सिमिलर होंगे, समरूप होंगे। आई होप आपको तीनों थ्योरम्स अच्छे में समझ में आ गए होंगे। और मोस्ट इंपोर्टेंट है अगली एक्सरसाइज के लिए जो हम पढ़ने वाले हैं 6.3 के लिए, भुजा कोण कोण कोण, भुजा 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 और भुजा कोण भुजा। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसमें तीनों कोण बराबर होने चाहिए, इसमें भुजा बराबर होने चाहिए, इसमें भुजा कोण भुजा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक त्रिभुज को हमको समरूप दिखाना है किसी दूसरे त्रिभुज के, एक त्रिभुज को अगर किसी दूसरे त्रिभुज के मुझे अगर समरूप दिखाना है, तो उसके लिए तीन तरीके हैं, यानी तीन हथियार हैं मेरे पास, जिससे मुझे सामने वाले क्वेश्चन को डेड करना है। ठीक है, सामने वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको मुझे डेड करना है कि समरूप दिखाना है, तो उसको तीन तरीकों से मैं कर सकता हूँ। पहला कि क्या तो तीनों कोणों को बराबर दिखा दूं, दूसरा कि आपका तीनों भुजाओं को बराबर दिखा दूं, तीसरा दो भुजाओं और एक कोण को आपस में बराबर दिखा दूं, तो भी ये काम बन जाएगा। आई होप आपको ये थ्योरम्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी।
तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए क्या मिलता है हमको। हाँ वाओ, क्वेश्चंस, यानी कि आपकी थ्योरम्स की जो थ्योरी थी वो तो खत्म हो चुकी, अब मिले हमको क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चंस को देखते हैं। एक्सरसाइज 6.3, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में कौन कौन से समरूप हैं और कौन कौन से समरूप नहीं है और कौन सी कसौटी है, यानी कौन सी थ्योरम है इन तीनों में से। देखते हैं। देखिए पहले त्रिभुज में आपके ये 60 का कोण है, ये भी 60 का कोण है, संगत कोण ए और पी। ठीक है, ये 80 का है, ये 80 का है, ये 40 का है, ये 40 का है। इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज क्यू पी आर के। क्या ये सही लिखा है मैंने? अब कौन सा बच्चा बताएगा कि ये सही लिखा है कि गलत लिखा है। 30 सेकंड का वक्त दे रहा हूं मैं आप सभी को, मुझे ये बताकर बताइए कि कौन सा सही, किसने सही लिखा है, मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा। चलिए, आई होप आप सभी के आंसर सही हैं। देखिए ये मैंने लिखा हुआ है गलत। क्यों गलत लिखा है? क्योंकि मुझे ये जो सीक्वेंस होता है ना कि ए बी सी है, ए बी सी लिखा है, तो उसका एक संगत जो चलता है उसी को लिखना पड़ता है। जैसे कि ए बी सी है तो ए बराबर था किस वाले कोण के? संगत कोण के, पी वाले के। बी का संगत कोण क्या था? क्यू वाला। सी का संगत कोण क्या था? आर वाला। इसमें त्रिभुज लगाकर तब समरूप दिखाऊंगा मैं। तो या कि मतलब ए बी सी बराबर हो, ए बी सी सिमिलर होगा पी क्यू आर के, ना कि ए बी सी सिमिलर होगा क्यू पी आर के। क्योंकि ए इक्वल टू क्यू इज नॉट इक्वल्स टू, यानी कि ए क्यू के बराबर नहीं है। ए 60 है, क्यू 80 है। इसका सीक्वेंस का भी बहुत बड़ा रोल होता है। एक ऐसे एक सडनली आप समझ सकते हो कि आपके एग्जाम्स में इस तरीके का क्वेश्चन बनकर आ जाए। एक क्वेश्चन है और उसमें 3-4 स्टेप्स बनाकर लिख दे। ऐसे मैं बताता हूँ, जैसे एक ये लिख दिया, एक ये लिख दिया, एक और 2-4 बना दिए, तो अब आप कंफ्यूज हो गए, यार ये सभी चीजें एक ही बात कह रही हैं, क्या कंफ्यूजन है। तो आपको इनकी सिमिलैरिटी इस तरीके से मिलानी होगी कि इक्वलनेस, यानी कि एक संगत, यानी कि जो उनकी जो संगत है कि ए का पी के साथ है, बी का क्यू के साथ है और सी का आर के साथ है। ठीक है, सो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इसको मिटा देता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, 3, 2.5, 6, 5 और 4। अब देखिए कौन का किससे रिलेशन बनता है। 2 है तो 2, जिस सभी मुझे ऐसा लगता है दुगुनी फॉर्मेट में है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, इधर वाली ट्राइंगल में लेकर चलता हूँ मैं कि इधर लिख दूँ 3 और इधर लिख दूँ मैं 6। ठीक है, इधर लिख दिया 3, इधर लिख दिया 6। ठीक है, और मैंने इधर लिख दिया 2, इधर लिख दिया मैंने 4, और इधर लिख दिया मैंने 2.5, इधर लिख दिया मैंने 5। देखिएगा सब में 1/2, 1/2 और 1/2। इसका मतलब तीनों रेशियोज आपस में बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब इसके तीनों कोण भी बराबर होंगे। तो बाई थ्योरम एस एस एस, यानी कि भुजा 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 से, क्योंकि तीनों भुजाओं के अनुपात बराबर है, त्रिभुज ए बी सी क्या होगा। अब कौन से वाले त्रिभुज की बात चले, देखिए अब इसमें कैसे सीक्वेंस बनाएंगे। उसमें से आपने तो कोण के हिसाब से बना दिया। ठीक है, इस वाले में सीक्वेंस कैसे बनाना होगा हमको कि इसमें दिया है ए बी और वो है 2। ठीक है, तो इसमें देखिए ए बी वो है 2, तो किसके इक्वल, किसके संगत बन रहा है वो, ए बी बन रहा है संगत आपके 4 के। मैं लिखूंगा यहाँ पर क्यू और आर। तो क्यू आर और फिर के बाद में जो बचा हुआ है उसको लिख दीजिए पी। शायद अपने आप ही ये सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे कि ए बी सी सिमिलर होगा त्रिभुज क्यू आर पी के, त्रिभुज क्यू आर पी के। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। वो कौन सी थ्योरम से है ये? एस 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 से। ठीक है, इसमें देखते हैं 2.7 है, 2 है। तो देखिए ये तो आपको सिमिलर दिखने से अलग ही दिख रहा है कि ये सिमिलर सा कुछ लग नहीं रहा है मुझे ये। अब देखते हैं इसके अंदर क्या मिलता है हमको। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें क्या है कि इसकी देखिए ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन आपको सेम लग रहा है। देखिए 2 का दुगना 4 मिल जाएगा, इधर इसमें रेशियो मिल जाएगा। 3 का दुगना 6 मिल जाएगा, लेकिन 2.5 इधर होना चाहिए था 2.5, तब ये 5 आता। तो इसका मतलब इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स यानी कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है।
तो यह त्रिभुज समरूप नहीं होगा क्योंकि इसकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आप देखिए एक कोण, पहले तो एक कोण को देख लेते हैं, ये वाला कोण। अब मैंने जो कोण थ्योरम बताई थी फोर्थ नंबर वाली, मैंने फोर्थ नंबर वाली में क्या बताया था, एक कोण होना चाहिए और कोण जो जिन भुजाओं से मिलकर बना है, इस वाली से और इस वाली से, तो ये भी इस वाली से और इस वाली से, इन दोनों का रेशियो बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोण ये है और आप इन दोनों को इन दोनों का रेशियो बराबर करो, ये गलत हो जाएगा। कोण ये चल के इसकी बात चल रही है और आप भुजाओं का अनुपात इनका लगा रहे हो, तो ये गलत है। जिसकी कोण की बात चल रही है उसी में ये रेशियोज बनने चाहिए, उसी साइड के अंदर। तो अब देखिए 70 है ये वाला और 70 है ये वाला, तो एक कोण तो बराबर हो गया। अब इसमें भुजा है QP और QR, इसमें भुजा है MN और ML। अब आप रेशियोज बना लीजिए। देखिए 2.5 का यानी 2.5 का जो ट्वाइस होता है यानी कि दुगना होता है 5 होता है, और 5 का दुगना होता है आपका 10। तो इसका मतलब इसमें 2 गुने का रेशियोज बन रहा है, आसानी से बन रहा है। कैसे बन रहा है, देखिए मैं लिख सकता हूँ 2.5/5 और इधर लिख सकता हूँ मैं 5/10। तो देख लीजिए ये हो जाएगा 1.2 और ये भी हो जाएगा 1/2। तो दो साइड और एक एंगल, और वो एंगल भी कौन सा और साइड भी कौन सी, जैसे कि जो साइड एंगल बराबर है उन्हीं के बगल वाली साइड भी बराबर है, उन्हीं के बगल वाली आपकी साइड भी बराबर है। तो इस वजह से क्या होगा, कि बाई थ्योरम कौन सी, एक एंगल दो साइड, बाई थ्योरम SAS जो ट्रायंगल्स दोनों हैं कैसे होंगे, दोनों ट्रायंगल्स आपके सिमिलर होंगे, यानी कि समरूप होंगे। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हम कौन सी थ्योरम्स का इस्तेमाल करके किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका, इसको मैं पहले रफ कर देता हूं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपको जो साइड दी हुई है, जो एक तो है 80 डिग्री का एंगल हो गया, तो 80 डिग्री का इधर भी एंगल हो गया, ठीक है। तो एक एंगल तो बराबर हो गया, ठीक है। अब एंगल बराबर है तो आप साइड्स का रेशियो भी बराबर ले आइए, तो SAS से ये काम बन जाएगा। पर लेकिन प्रॉब्लम ये है कि साइड वही होनी चाहिए जिससे एंगल बनकर बना है। इसमें साइड एक तो दी हुई है जिससे एंगल बनकर बना है, लेकिन दूसरी का कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन जब दूसरी का नामो निशान नहीं है तो फिर इसका हम रेशियो कैसे निकाल सकते हैं। इसमें तो दोनों का रेशियोज है, लेकिन इसमें वो साइड नहीं है जिसको हमको चाहिए। ये वाली साइड का हमको रेशियो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो 80 डिग्री बना हुआ है एंगल, उसकी जो जिन लाइनों से वो मिलकर बना है उन लाइनों को लेते हैं, उन रेखाओं को लेते हैं। जैसे कि 5 को और 6 को लेना होगा। इधर सेम है, जिस सर मुझे ये वाली और ये वाली चाहिए थी, लेकिन दिया हुआ है ये 3 वाला, इसका कोई पता नहीं, तो हम कहेंगे this triangle are not similar। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का एक्सप्लेनेशन। वेरी सिंपल क्वेश्चन लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन। अब देखते हैं इन वाले क्वेश्चंस को। तो देखिए 70 है, 80 है, 80 भी है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, आपको मैं पढ़कर आए हो क्लास 9th में, तो आपको ये तो पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो अब इस वाले त्रिभुज में लगा लीजिए आप, ये है आपका 80 का, ये है आपका 70 का, तो ये बचा हुआ कितने का हो जाएगा, 30 का। इधर वाले में लगा लीजिए आप, ये है आपका 80 का, ये है आपका 30 का, तो बचा हुआ कितने का हो जाएगा, 70 का। अब देख लीजिए इसके संगत कोण आपस में बराबर हो रहे हैं कि नहीं। 70 तो 70 के है, 80 के बराबर है, 30 के बराबर है। तब क्या होगा, तब होगा थ्योरम ए और ए से, थ्योरम ए से these triangles
आर सिमिलर। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन नंबर 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और बहुत ही बढ़िया सवाल थे। इस तरीके के सवाल आपके कॉम्पिटिटिव में भी पूछे जा सकते हैं और आपके जो बोर्ड एग्जाम है उसमें भी एक नंबर में इस तरीके का क्वेश्चन एक नंबर में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। तो डोंट वरी, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, अब तक तो कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। एक बार इन थ्योरम्स को जरूर रिवाइज कीजिएगा जिससे कि आपको इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स ना हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, आकृति दी हुई है 6.35, ठीक है, मैं ODC सिमिलर है OB के, ये चीज हमको गिवन में है। क्या गिवन में है? गिवन में हमको दिया हुआ है कि गिवन में हमको दिया हुआ है कि 6 एक मिनट, हाँ, कि त्रिभुज ODC सिमिलर है त्रिभुज OBA के, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, एंगल BOC दिया है हमारा 125 डिग्री। और क्या दिया हुआ है, और भी कुछ दिया हुआ है, और दिया हुआ है CDO दिया हुआ है 70। तो हमको बाकी के बचे हुए एंगल्स का पता लगाना है कि बाकी के बचे हुए एंगल्स कितने के होंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन का क्या होगा। हम इतनी तो पता चला लगा चुके हैं कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन को करते हैं। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि एक सीधी रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है। एक सीधी रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, अब हम अच्छे तरीके से इसको समझते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूं कि इससे ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। हमको निकालना क्या है, हमको गेट करना है एंगल CDOC को, एंगल DCO को और OAB को। इसका मतलब हमको देखिए DOC कहाँ है, DOC ये वाला एंगल चाहिए हमको। चित्र में देखिए आप, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ इस फिगर को, एक मिनट वेट कीजिएगा जरा। चलिए अब आपको थोड़ा ठीक से दिख रहा होगा। देखिए अब हमको चाहिए DOC। तो देखिए ये रहा, आप ग्रीन वाली लाइन को देखिएगा, ग्रीन जो मैंने किया है DOC ये वाला ग्रीन ठीक से दिख नहीं रहा है, ब्लैक लेता हूँ, ये देखिएगा ब्लैक में, हाँ। तो ये जो DOC ये वाला एंगल चाहिए मेरे को, ये वाला, ठीक है। अब मुझे पता है कि लाइन DOC, एक लाइन दिख रही है आपको DOC ये वाली, DOC दिख रहा है आपको। अब DOC में एक लाइन इधर से होकर जा रही है। मैं इसको कोई भी थ्योरम का इस्तेमाल करके नहीं करना चाहता, इस क्वेश्चन को मैं सिंपली सॉल्व कर दूंगा बिना किसी थ्योरम का यूज किए। सिंपली इस क्वेश्चन का आंसर मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको निकाल कर बता दूंगा और आपको बहुत मजा आएगा। मैं ये यूज नहीं करूंगा कि ये सिमिलर है इसके, ये सिमिलर है इसके। बहुत सारे काफी सारे क्वेश्चन हैं आगे हमारे इस एक्सरसाइज के अंदर, इस चैप्टर के अंदर, जिसको हमको थ्योरम्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, बाई एस बाई ए बाई ए। लेकिन इस क्वेश्चन को मैं सिंपली 9th क्लास वाले मेथड से सॉल्व करता हूँ। देखिए ये आपको लाइन है COA, ये सब चीज देखिए दिख रही है आपको। अब देखिए इधर वाली लाइन को कट करते हुए एक एंगल बन रहा है 125 डिग्री का, बन रहा है, देख लीजिए आप, ये बन रहा है 125, ये इस वाली लाइन को कट करते हुए। तो अब आप बताइए कि ये कितने का होगा, बचा हुआ कोण जो दिया हुआ है ये कितने डिग्री का होगा। अब आपको पता है कि पूरी लाइन जो है 180 डिग्री का एंगल बनाती है, उसमें से 125 डिग्री इधर हो गए, तो अब बचे कितने इधर की साइड में, इधर की साइड में एटलीस्ट आपके 55, क्योंकि 55 और 5 60 और 55,
इधर की साइड में कितना बचा आपका 55, और यही हमारा था DOC। तो एंगल DOC बराबर कितना निकल कर आया, एंगल DOC निकल कर आ गया हमारा 55 डिग्री, पहले क्वेश्चन का आंसर। अब है DCO। अब देख लीजिए DCO किधर है, किधर है, DCO, एक मिनट, DCO क्या है, कुछ और भी है, DCO, अच्छा ये ऊपर की तरफ बना हुआ है, सॉरी। देखिए अब इधर देखिए DCO, देखिए ये वाला जो एंगल निकल कर आया था वो था आपका 55। मैं इस वाले ट्रायंगल को बना देता हूँ एक साइड की तरफ, ठीक है। यही तो था DCO, जिसमें हमारा DOC निकल कर आ गया 55 का। और ये कोने में जो दिया हुआ है D, ये हुआ है 70 का, ठीक है, 70 का CDO 70 का। अब ये 55 और 70, ये तो दोनों हो गए। अब बचा हुआ कुछ कितना होना चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि पूरा कंप्लीट कितने का होता है, 180 का। तो हम जानते हैं एंगल D जोड़ूंगा, एंगल O जोड़ूंगा और प्लस में एंगल को C जोड़ूंगा तो 180 डिग्री हो जाएगा। अब इसमें से मुझे निकालना कितना है, सिर्फ C को, एंगल C को। तो बाकी के सबको इधर ट्रांसफर करता हूँ, तो एंगल D और एंगल O, एंगल D और एंगल O 70 प्लस 55, तो 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा ये 125, एक मिनट, हाँ 125, 70 और 55 कितना होता है आपका 125। अब 180 में से 125 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका, एंगल C भी आपका 55 डिग्री ही आएगा। तो एंगल C, इसका मतलब ये हो गया कि आपके एंगल DCO भी आपका 55 डिग्री का निकल कर आया। अब बचा हुआ कौन सा रह गया, OAB। अब इस वाले को भी निकाल लेते हैं, चलिए इस वाले को भी निकालते हैं। देखिए हमेशा Z की आकृति के, या फिर आप कह सकते हो कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपके सिमिलर हैं, सिमिलर वाला भी लगा सकते हो, बट नहीं, पर लेकिन हम बेसिक कंसेप्ट को लगाते हैं। अब देखिए बेसिक कंसेप्ट बताता हूं मैं आपको। Z की आकृति के कोण हमेशा बराबर होते हैं। Z की आकृति मतलब Z की आकृति ये बन रही है, तो इसमें ये वाला कोण इस वाले कोण के हमेशा बराबर होगा, ऑल्टरनेटिव कोण कहते हैं इनको। Z की आकृति में ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होता है। अब इसमें देखिए Z की आकृति कहाँ है, देखिए Z की आकृति इसके अंदर है, ये और यो बन रही है ना। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कैसे होने चाहिए, बराबर। और C कितना निकला था 55, तो बचा हुआ कोण भी कितना होगा 55। इसका मतलब एंगल OAB भी कितना आएगा 55। यानी का मतलब तीनों कोण ही आपके 55, 55 और 55 के निकल कर आ रहे हैं। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, समझ लीजिए और चेक कर लीजिए, आपके यही राइट आंसर्स हैं इस क्वेश्चन के, ठीक है। तीनों एंगल्स आपके 55, 55, 55 के निकल कर आए। मैंने किसी भी थ्योरम का इस्तेमाल नहीं किया, और जो 8th और 9th में हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट से मैंने आपके क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप आपको ये समझ में भी आया होगा। बस दो कॉन्सेप्ट यूज किए, एक सीधी रेखा 180 डिग्री की होती है, और आपके जेड वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया कि जेड की आकृति के कोण हमेशा कैसे होते हैं। ये चीज आप नोट करके रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कि जेड की आकृति के कोण हमेशा बराबर होते हैं। इनसे कहते हैं हम ऑल्टरनेटिव एंगल्स, ऑल्टरनेटिव एंगल्स। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप। देखिए आपको जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, आई होप मैं ये सोचता हूँ कि शायद जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ शायद ये आपको कोई पढ़ाता होगा, क्योंकि बहुत ही फ्रेंडली तरीके से और बहुत ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्रिस्टल क्लियर करते हुए और एक एक सॉल्यूशन को अच्छे से समझाते हुए चल रहा हूँ। तो मैं अपनी तरफ से अपना पूरा 200% देने की कोशिश कर रहा हूँ, 1000% देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप भी अपना थोड़ा सा एफर्ट लगाइए, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आता है तो मैं किस बात के लिए हूँ मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। समलंब ABCD जिसमें AO पर पैरेलल है DC के, एक समलंब बनाते हैं जो ABCD है जिसमें AB, पहले समलंब बनाते हैं, ठीक है, फिर बात करेंगे।
देखिए अब मैंने इस फिगर को रेडी कर दिया। ये है फिगर आपका ट्रेपेजियम यानी कि समलंब। समलंब ये एक ट्रेपेजियम है आपका, समलंब है, जिसमें क्या दिया हुआ है कि ए बी सी डी है, जिसमें ए बी पैरेलल है डी सी के। तो ए बी पैरेलल है, ये वाली जो साइड ए बी है ये इस वाली लाइन के पैरेलल है। तो मैं लिख लेता हूँ इसको। गिवन है मेरे पास में कि ए बी पैरेलल है डी सी के, यानी ए बी समांतर है डी सी के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण दिए हुए हैं हमें, डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स यानी कि विकर्ण। ये हैं आपके ए ओ एंड सॉरी ए ओ नहीं है, ए सी है, ए सी एंड डी वी। ठीक है, तो किसी भी थ्योरम का आप इस्तेमाल करके मुझे सिर्फ इतना बताइए कि ओ ए और ओ सी और ओ बी और ओ डी आपस में बराबर होंगे कि नहीं। तो बराबर होने से पहले तो आपको कुछ और दिखाना होगा जिससे सिमिलैरिटी कुछ बन जाए, क्योंकि देखिए ओ ए और ओ सी, ओ ए और ओ सी का रेशियो ओ बी और ओ डी के रेशियो के बराबर दिखाना है। तो देखते हैं क्या करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर हम। देखिए अब आपको पता है कि एंगल त्रिभुज डी ओ सी और ए ओ बी में क्या मिलता है, इन ट्राइंगल डी ओ सी एंड ए ओ बी एंगल डी ओ सी बराबर होगा एंगल ए ओ बी के, बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट, सॉरी यानी कि अपोजिट एंगल्स हैं आपके। क्या है, अपोजिट एंगल यानी कि विपरीत कोण है आपके, विपरीत कोण। हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर इस तरीके की कोई आकृति बन रही है इसमें ये वाला कोण हमेशा इस वाले कोण के बराबर होता है, इसे कहते हैं विपरीत कोण। तो ए ओ बी बराबर होगा डी ओ सी के, डी ओ सी बराबर होगा ए ओ बी के। ये मैंने लिख दिया पहली बात, इसका मतलब ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। अब देखते हैं हम एंगल बी ए सी बराबर होगा ए सी डी के। देखिए क्यों बराबर होगा, मैंने अभी आपको बताया था कि जेड की आकृति के कोण आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। तो जेड की आकृति देखिएगा आप, इधर बन रही है ये और ये, सॉरी ये गलत थ्रो हो गया, ये वाला। तो इसमें ये वाला कोण किसके बराबर होगा, इस वाले के। तो मैंने बी ए सी बराबर कर दिया ए सी डी के, क्योंकि कैसे कोण है आपके, एकांतर कोण, इनको हिंदी में कहते हैं एकांतर कोण और इंग्लिश में आपके अल्टरनेटिव एंगल्स। सेम एज आपको एक और आकृति दिख रही है जेड की, ये तो उल्टी थी, इस तरीके से आपको सीधी दिख रही होगी जिसमें ये दोनों कोण यानी कि बी बराबर है आपके डी वाली के। तो मैं लिख दूंगा इसको ए बी डी बराबर है एंगल, ए बी डी बराबर है एंगल कौन सी वाली के, ये वाला और ये वाला, बी डी सी के, बी डी सी के, क्योंकि ये भी कैसे हैं आपके एकांतर कोण। ठीक है, तब तीन कोण जब एक ही त्रिभुज के अंदर तीनों, जैसे देखिए तो त्रिभुज डी ओ सी और त्रिभुज ए ओ बी, इन दोनों त्रिभुज के अंदर आपके तीनों कोण आपस में बराबर है, संगत कोण। ओ बराबर है डी ओ सी बराबर है डी ओ सी बराबर है ए ओ बी के। तीनों कोण जब आपस में बराबर हैं तब फिर में ए ए ए यानी कोण 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 से त्रिभुज डी ओ सी सिमिलर होगा त्रिभुज बी ओ ए के। इधर ये बी ओ ए आना चाहिए था, यहाँ पर गलती से यहाँ ये गलत लग गया है, बी ओ ए, बी ओ ए के। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। तो दोनों त्रिभुज जब सिमिलर होंगे तो इनके रेशियोज भी आपस में बराबर होंगे इनकी भुजाओं के। तब मैं कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ कि ओ ए और ओ सी का रेशियो बराबर है ओ बी और ओ डी के रेशियो के। ये हुआ आपका प्रूफ, इसी चीज का ये प्रूफ मांग रहा था। तो ये क्वेश्चन था आपका, इस तरीके से इसको सॉल्व करना था, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन था।
तो आई होप आपको ये समझ में आया गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो आप। प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में फिगर ये दिया हुआ है आपका आकृति 6.36। पहली बात जो हमको चीज़ गिवन है और ये वाली भी गिवन है, और ये वाली चीज़ हमको इसमें प्रूव करनी है। अब ये दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज पी क्यू एस सिमिलर दिखाना है मुझे टी क्यू आर के। तो इसका मतलब तीनों केसेस में से कोई सा भी केस अगर अप्लाई हो जाता है, ए एस 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 और एस ए एस, अगर इन तीनों में से कोई भी केस अगर अप्लाई हो जाता है तो ये त्रिभुज आपस में सिमिलर होंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि इनको सिमिलर करने के लिए आप बेस्ट से बेस्ट मेथड क्या यूज कर सकते हो जो आपकी अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाए और आप हर एक क्वेश्चन पर इस तरीके से लगा भी सकते हो। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि पहले जो त्रिभुज आपको सिमिलर दिखाने हैं, है ना, उनको अलग कर लीजिए। तो अलग करने की कोशिश करता हूं मैं। देखिए पी क्यू एस किधर है, पी क्यू एस, ये बहुत अच्छा मेथड है। आप कहोगे कि सर वाह क्या आपने क्या चीज़ सिखा दी, बस थोड़ा सा पेशेंस बनाकर देख लीजिएगा, आप क्वेश्चंस को करना बहुत अच्छे से सीख जाओगे, ये मेरा वादा है आपसे। पी क्यू एस हो गया और टी क्यू आर। ठीक है, ये तो मैंने फिगर्स बनाकर रेडी कर दिए इन दोनों की। अब मैं बात करता हूँ इसके अंदर जो चीज़ें हैं उनके बारे में। पहले बात करते हैं इसके बारे में, गिवन में क्या है हमको। ये बहुत काम आने वाली चीज़ है, इसको मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत काम आने वाली चीज़ है। फिगर्स अलग करना जो अच्छी तरीके से समझ गया और सीख गया, ये समझ लीजिए इन क्वेश्चंस का वो बादशाह बन जाएगा, बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएगा। देखिए गिवन में है हमको क्यू आर इक्वल टू क्यू एस और क्यू टी इक्वल टू पी आर, ये चीज़ गिवन में है। और एक चीज़ और गिवन में है कि कोण एक बराबर है कोण दो के। अब हम इसी को लेकर चलते हैं, इन त्रिभुज सॉल्यूशन देखते हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, ठीक है, क्या है, जब पी क्यू आर में हमको पता है कि कोण एक बराबर है कोण दो के। जब ये दोनों कोण आपस में बराबर है तो इनके आमने सामने वाली साइड भी आपस में बराबर होंगी, क्योंकि ये त्रिभुज का एक नियम है कि जो कोण आपस में बराबर होते हैं उनके सामने की भुजा भी आपस में बराबर होती है। तो इसका मतलब क्यू पी क्यू आर, पी क्यू आर, इसमें ये वाला जो कोण है, कोण टू था इसके इधर, और ये तो टी तक था ना, तो टी तक तो ये नहीं रह जाएगा इसमें। देखिए इधर वाले में देखिए पी क्यूब और आर, तो आर में ये कोण दो और ये कोण वन, तो कोण दो के सामने की साइड हो गई आपकी क्यू पी और कोण क्यू यानी वन के सामने की साइड हो गई आपकी टी आर। तो कोण तो साइड, तब आपकी साइड इधर देखिएगा, तब आपकी जो साइड है Q और P बराबर होगी आपकी T और R के। एक मिनट, पर त्रिभुज कौन सा है, पी आर, तो ये बराबर होगी आपकी पी आर की, ना कि टी आर के। यहाँ तक ही तो हम बात कर रहे हैं ना, तो ये बराबर होगी आपकी पी और आर के। तो क्यू पी बराबर होगी आपकी पी और आर के। तो यहाँ से एक इक्वेशन हमको ये मिलकर आती है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम जो गिवन में चीज़ दी हुई है इसके अंदर पुट कर देते हैं। गिवन में दिया है हमको क्यू आर और क्यू एस बराबर है क्यू टी और पी आर, और पी आर की जगह पर हमको पता है क्या है, पी आर की जगह पर हमको पता है क्यू पी है, क्यू पी। अब ये वाली जो भुजाएं आपका अनुपात जो निकल कर आया है वो कौन सी दो भुजाएं हैं, देखिए अब क्यू आर और क्यू एस, क्यू आर और क्यू एस, और क्यू टी और क्यू पी, क्यू टी और क्यू पी, इन दोनों भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, यानी कि दो भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है। तो इनके बीच का कोण भी अगर आपस में बराबर हो जाए तो ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर होंगे नहीं होंगे, यानी कि सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि हमको पता है थ्योरम, एक हमारी जो थ्योरम है वो है एस ए एस।
वो ये कहती है अगर दो भुजाएं अनुपात बराबर है, संगत भुजाएं, तो उनके बीच का कोण भी अगर वे दोनों बराबर रखते हैं तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। तो अब हमको यहाँ से जो मिला है वो ये कहना चाहता है कि ये QS और QR का अनुपात QT और QP के अनुपात के बराबर है, यानी कि इन दोनों से मिलकर अगर जो कोण बराबर बन जाए तो कोण क्या बन रहा है Q, और यहाँ पर भी बन रहा है Q, यानी जो बन है ये भी बन है, तो इसका मतलब कोण बन बराबर है कोण बन के। ठीक है, तो इसका मतलब कोण PQS और बराबर है कोण TQR के, और ये चीज हमको मिल ही गई। तो इसका मतलब ये हुआ बाई थ्योरम SAS त्रिभुज PQS सिमिलर होगा त्रिभुज TQR के। कैसे होगा वो आपको पता चल ही गया, क्योंकि Q और Q दोनों में कोण बराबर है और इन दोनों की संगत भुजाएं ये वाली और ये वाली, ये वाली और ये वाली भी आपस में अनुपात इनका बराबर है। तो जब इन दोनों का अनुपात भी आपस में बराबर है और इन दोनों की भुजाओं का अनुपात भी हमको मिल गया और कोण भी मिल गए, दोनों बराबर हैं, तब हम कहेंगे कि PQS और TQR आपस में भी बराबर होंगे। वेरी सिंपल तरीका। आई होप इससे ज़्यादा सिंपल आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता, आप कहीं से भी पढ़कर देख लीजिएगा। इससे ज़्यादा तरीका सिंपल, इससे ज़्यादा तरीके से समझाना भी आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से मैंने समझाया। पहले हमने इनको दो कोण दिए हुए थे, इनको मैंने आपस में बराबर किया। जब दो बराबर कोण थे तो इनके सामने की भुजा भी आपस में बराबर होंगी, ये दोनों बराबर की। उनके बाद बराबर करने के बाद फिर मैंने इनको एक दूसरे के मान में रिप्लेस किया, तो मुझे यहाँ से मिलता है कि ये दोनों भुजाएं आपस में अनुपात बराबर हैं। अब जब इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है, अगर इन दोनों का कोण भी बराबर हो जाए तो ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे ना, तो ये दोनों कोण भी बराबर हो गया, तो इससे कहेंगे कि भाई SAS ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सिमिलर होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए ये जो क्वेश्चन है इसका फिगर मैंने आपके लिए बना दिया है, क्योंकि इसका फिगर क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया था और बहुत ही सिंपल तरीके का क्वेश्चन है। मैं कहूँगा कि आपको बहुत अच्छे से मजा आने वाला है इस क्वेश्चन को करने में, और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। पर वो जो मेन ट्रिक है जो मैंने आपको बताई, क्वेश्चन को त्रिभुज के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका मैं जो आपको बताया पिछले क्वेश्चन के अंदर, उससे ज़्यादा बढ़िया तरीका इस क्वेश्चन में सॉल्व करने का कोई भी नहीं हो सकता। आप आजमा कर देख सकते हो, किसी और से पढ़कर देख सकते हो, क्योंकि मैं जिस तरीके से आपको समझा रहा हूँ आई होप आपको कोई भी नहीं समझा पाएगा। क्योंकि मैंने जो आपको तरीका बताया है, मैंने बताया कि देखिए आपको RPQ और RST सिमिलर दिखाने हैं, RPQ और RTS सिमिलर दिखाने, तो इन दोनों जो त्रिभुज है ना उनको अलग कर लीजिए। RPQ तो RPQ को मैं अलग कर लेता हूँ, और एक है हमारा RTS ये वाला। ठीक है, अब देखते हैं गिवन में क्या है हमारे पास। गिवन में दिया हुआ है हमको कि कोण P बराबर है RTS के। ठीक है, और प्रूफ करना है हमको करना है कि त्रिभुज RPQ सिमिलर है RTS के। अब देखते हैं, तो तीनों तरीकों में से कि SSS, AAA या SAS, इन तीनों में से कोई भी अगर अप्लाई हो जाएगा तो उससे भी सॉल्व क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखते हैं, देखिए हमको तो एक चीज गिवन में सिंपली दी हुई है कि एक तो कोण बराबर है ही, सिंपल जो हमको दिया हुआ है कि एंगल P बराबर है एंगल T के। चलिए ठीक है, ये चीज तो हमको गिवन में है। अब आपको दोनों त्रिभुज के अंदर एक चीज दिख रहा है, दोनों त्रिभुज के अंदर एक चीज क्या दिख रहा है कि जो R इधर इस्तेमाल हुआ है वही R इधर भी इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि R का कोण का जो यूज हमने इधर किया था वही R का कोण का यूज हम यहाँ पर कर रहे हैं। इसका मतलब कोण PR क्यूब
बराबर है कोण आर एस आर टी के, क्योंकि दोनों का आर आर दोनों बराबर है तो ये कैसे कॉमन एंगल, आर क्या है हमारा कॉमन एंगल है और वेनिस्ट कोण है जो कि दोनों में इस्तेमाल हो रहा है। अब जब दो त्रिभुज के कोण आपस में बराबर हो गए तो तीसरा किधर जाएगा, फिर तो तीसरा ऑटोमेटिक ही आपका बराबर हो जाएगा। तो तब कोण क्यू भी बराबर होगा कोण एस के। इसलिए थ्योरम ए से त्रिभुज आर पी क्यू सिमिलर होगा त्रिभुज आर टी एस के। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। अब कोई बहुत से बच्चों के लिए डाउट ये भी हो सकता है कि सर ये कोण और ये कोण कैसे बराबर हो गए, इस चीज को समझा दीजिए कि ये दोनों बराबर कैसे हो गए, क्योंकि सिंपली हमको ये तो दिख रहा है कि ये इसके दोनों एक जैसे ही इस्तेमाल किया गया तो ये भी बराबर है, ये हमको दिया हुआ, तो इसको आपने कैसे कह दिया कि ये आपसे बराबर होंगे भी या नहीं होंगे। अब चलिए इस चीज को भी समझा देता हूँ मैं, एक स्लाइड लेना पड़ेगा पर मुझे इसके लिए, ठीक है। चलिए देखिए तो इसको समझते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप करके बताइएगा कि मैंने दो ट्राइंगल्स बनाए हैं, अब आपको तो अच्छी तरीके से पता है, आपको तो आप तो गुरुजी हो, आप तो मतलब मैथ बहुत अच्छा है आपका, मुझसे पढ़ रहे हो, तो देखिए आपको तो पता है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ये तो आपको अच्छे से पता है। अब मैं क्या करता हूँ, एक को मान लेता हूँ 60 और इसको मान लेता हूँ 40, इसको भी मान लेता हूँ 60 और इसको भी मान लेता हूँ मैं 40। अब बताइए कि तीसरा कोण बराबर आएगा कि नहीं आएगा, इसको चेक कर लेते हैं। चलिए देखिए इसमें करते हैं तो ये 60 और 40 100 हो गया, इसका मतलब ये 80 का होना चाहिए। देखिए इसमें करते हैं 60 और 40, ये भी 100 हो गया, ये भी 80 का होना चाहिए। इससे हमको ये चीज़ पता चलती है कि यदि दो त्रिभुजों के आपस में दो कोण बराबर हो जाएं तो तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक बराबर ही होगा, तीसरा कोण बराबर करने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आई ना, तो ये था कॉन्सेप्ट। चलिए इस वीडियो के अंदर लगभग आपका 1 आवर का लेक्चर हो गया, नहीं आप भी बोर हो जाओगे, एक साथ नहीं कराता मैं, पार्ट 2 में मैं इनके कंप्लीट क्वेश्चन करा दूंगा। कोई भी डाउट प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मुझे कंप्लीट डाउट को अपने को क्लियर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बिना लाइक करे वीडियो को मत जाइएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जल्दी से कर लीजिएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगाते बहुत अच्छे काम को करने में, और अच्छा काम यह है कि आपको फ्री में बहुत अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों को शेयर करें वीडियो को।